हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। जो हमारे पास पोलिनोमियल होते हैं, अगर उसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होती है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है। b क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है। और c होती है कांस्टेंट टर्म। यानी एग्जांपल देखते हैं कोई, जैसे ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a है 2, b क्या है, b है x के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या है -5, तो b हो गया -5। c क्या है, जिसके आगे पीछे x नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म 7 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2। क्यों, a क्या था हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में था, b क्या था, जो x के आगे मल्टीप्लाई में था, और c था हमारे पास कांस्टेंट टर्म। एक और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आ गई x के साथ मल्टीप्लाई में -3, तो -3, और c की वैल्यू आ गई -2। तो अब इनका काम देखते हैं कि ये किस काम आते हैं। जब हम इनके रूट्स निकालेंगे, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन 0 आ जाए, तो मैक्सिमम x की कितनी वैल्यू आ सकती है, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स निकल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम ले लेते हैं, एक हो गया अल्फा, दूसरा होगा बीटा। ये कोई हमारी x की ऐसी वैल्यू है जिन्हें इस इक्वेशन में पुट करने पे ये इसको 0 कर देगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इनके नेचर कैसा होता है। इनके नेचर के बारे में हमें बताता है डी, जिसे कि हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट या विविक्तिकर। ये क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अभी ग्राफ से अगर आप देखेंगे, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैं y इक्वल्स टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, यानी अल्फा और बीटा मिल रही है। तो चांसेस क्या है, अगर 2 रूट्स मिले तो ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को 2 बार कट करके जाएगी। जहां हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा, ये क्या पता है ऐसे कट कर जाए, अल्फा बीटा। अब ये कहाँ कट करेगा, ये कौन बताता हमें, ये बताता है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनांट। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो क्या होता है, हमारे पास 3 केस बनते हैं। तीनों केसों को देखते हैं अलग अलग। 3 केस क्या बनेंगे, अगर डी की वैल्यू 0 आ सकती है, या ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या थर्ड केस क्या बनेगा कि लेस देन 0 आ जाए। तो देखते हैं, अगर d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 आ जाता है तो क्या होगा, तो जो हमें रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, यानी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कहीं भी टच करके चला जाएगा, यानी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी, अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल, यानी कि रियल वैल्यू होगी और इक्वल वैल्यू होगी कब, जब d की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। अभी सेकंड केस में क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या केस बनेगा, जो ये ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को
कहीं भी ऐसे कट करके चला जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिली, दिख रहा है आपको, इनमें से कोई भी एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा। यहाँ पे भी अल्फा बीटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा और बीटा आर रियल एंड डिफरेंट, यानी कि रियल तो होगी लेकिन अलग अलग वैल्यूज आएगी अल्फा और बीटा की हमारे पास। और थर्ड केस में जब b लेस देन 0 आ जाता है तो क्या होता है हमारे पास, यानी लेस देन 0 आ गया तो हमें इसके कोई रूट्स ही नहीं मिलेंगे, रूट्स यानी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये हो गया y, ये x, तो ये x एक्सिस को बिना टच किए कहीं से भी निकल जाएगा, यानी हमें कोई भी अल्फा और बीटा की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें अल्फा और बीटा के नेचर के बारे में किसने बताया, हमें बताया डिस्क्रिमिनेंट d ने, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या हमारे पास, जो x के आगे मल्टीप्लाई में था वो b था, a था जो x स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में है, और c है जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया, अगर d 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या होगा कि जो अल्फा और बीटा है वो रियल मिलेंगे और इक्वल वैल्यू मिलेगी, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा मिलेगा। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है हमारे पास तो क्या हो रहा है, जो ये ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं भी दो बार कट करके जा रहा है, और जो हमारी वैल्यू मिल रही है रियल तो मिल रही है लेकिन डिफरेंट मिल रही है, यानी अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग वैल्यू मिल रही है कोई ना कोई। और थर्ड केस है जब नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है, माइनस में कोई वैल्यू आ गई d की, तो क्या होगा, तो होगा हमारे पास कि ये जो ग्राफ है बिना कट किए कहीं से भी निकल जाएगा x एक्सिस को, यानी अल्फा एंड बीटा की हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, या y इक्वल्स टू दिस मान सकते हो। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो x के रूट्स हैं उनके बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो उनके बारे में कौन बताएगा, सबसे पहले हम a की वैल्यू देखते हैं, इसमें कितनी है, a है हमारा 1, यानी एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो 1 तो हो सकता है, यानी 1। b हो गया हमारे पास प्लस 6 और c हो गया 9। अब क्या था कि हमें निकालना था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हो गया b की वैल्यू है 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की 9। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये 36 माइनस 36 यानी 0। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 0। इससे पहले हमने अभी देखा था कि जब हमारी d की वैल्यू 0 आ रही थी तो हमारे पास क्या कंडीशंस आ रही थी, जो अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ रहा था, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल आ रही थी और रियल आ रही थी। अब कंफर्म कैसे करें, हमें पता लग गया कि चलो d 0 है तो अल्फा बीटा इक्वल आएंगे और रियल वैल्यू आएगी, कंफर्म कैसे करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए अल्फा एंड बीटा निकालना जरूरी है। तो अल्फा और बीटा हम कैसे निकालते हैं, तो अल्फा को लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा को लिख देते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब इसे देख के आप सभी के दिमाग में एक चीज आई होगी कि एक बार तो हमने क्या किया, प्लस किया और एक बार माइनस किया, ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब देखिए हमने अगर 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया 4, और माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, दोनों का स्क्वायर 4 आया। लेकिन जब आप अंडर रूट लगाओगे यानी स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो क्या होगा, जब आप प्लस 4 का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो तो वहां पे आता है कि 2 भी हो सकता है वो और माइनस 2 भी, क्योंकि आपको ये थोड़ी पता है कि स्क्वायर करते टाइम माइनस 2 वैल्यू थी या प्लस 2 वैल्यू, इसलिए हम एक बार माइनस लेके सोल्व करते हैं, एक बार प्लस लेके सोल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा क्या हो गया यहाँ पे
माइनस बी कितना है हमारे पास 6, यानी कि माइनस बी की वैल्यू है 6 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू निकली है 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया -6, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, 0 ऐड करेंगे सेम चीज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -3। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा माइनस बी यानी -6, बी की वैल्यू हमारे पास 6 थी माइनस फॉर्मूले के लिए, माइनस डी अंडर रूट डी की वैल्यू 0 अपॉन में 2a। तो यही डी अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस करेंगे सेम चीज आ जाएगी अपॉन में 2। ये हो गया बीटा की वैल्यू भी यहां से हमारे पास आ गई -3। एक तरह से हमारी चेकिंग भी हो गई और अल्फा बीटा की वैल्यूज हमने निकालना भी सीख लिया कि जब डी 0 था तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास आया है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -3, और -3 क्या है, एक रियल वैल्यू भी है। तो इससे हमें क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे निकालते हैं कि दो वैल्यूज मिलेगी हमें अल्फा एंड बीटा, तो क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। एक बार प्लस लेके सोल्व करना है, एक बार माइनस लेके सोल्व करना है। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू ये प्लस डी अपॉन 2a, और बीटा के लिए कर लो -b माइनस डी अपॉन 2a। यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आ जाएगी। और ए बी सी का हमें पता ही है क्या होता है, ए बी सी क्या थे, जो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट ए, एक्स के कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म थी वो सी। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका भी। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकालनी है और उनके नेचर के बारे में बताना है सबसे पहले कि उनका नेचर क्या है, यानी रियल है या नहीं है और इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 6। तो d निकालने, नेचर के बारे में कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट d, ये क्या हो जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, यहाँ से आ गया 25 माइनस 24 1। d की वैल्यू आ गई 1, यानी 1 का क्या मतलब है, d हमारा ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 के केस के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्या होता है कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आती है वो रियल तो होती है लेकिन क्या होगा, डिफरेंट होगी, दोनों अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या था हमारे पास, अल्फा इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, यही था। तो अल्फा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि -b की वैल्यू 5 है, यहाँ से हो गया -5, प्लस में अंडर रूट डी की वैल्यू 1 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ से ये क्या हो गया -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 2। एक तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2, और बीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से बीटा b की वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से ये हो गया -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो गया -6/2। बीटा की वैल्यू आ गई -3। ये भी देखा कि इसमें क्या आया कि दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज है और रियल भी है।
और इसका एक थर्ड एग्जाम्पल और होता था हमारे पास, जब d लेस देन 0 होता था तब क्या था, उसे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब d हमारा लेस देन 0 आ जाए उससे आगे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है। तो चलिए, ये हुआ हमारा एक तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का हमारे पास दूसरा तरीका आता है, क्या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पे s और p क्या है हमारे पास, हमने अल्फा बीटा देखा था, दो इसके रूट्स थे। तो s यहाँ पे हमारे पास है, s है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, और p क्या है, p है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये जनरल फॉर्म थी हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से आपको अगर अल्फा प्लस बीटा लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि माइनस बी बाय ए, और अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ये तो है सम के लिए, अल्फा और बीटा के लिए बी के आगे माइनस लगा के ए से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास सम, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि माइनस एस एक्स, क्योंकि वहां पे हमने माइनस का यूज किया, माइनस एस एक्स हो गया प्लस पी, प्रोडक्ट में पी आ रहा है यानी कि प्लस आ रहा है। तो और यहाँ पे एक देखने लायक चीज क्या है कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है यानी कि ए की वैल्यू इस टर्म में जो होगी वो हमेशा 1 होगी, इसलिए तो हम ए से डिवाइड कर रहे थे। अगर ए की हमारे पास कुछ भी वैल्यू होती 2 3 5, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से कैसे सोल्व करेंगे हम इक्वेशन को, ये लिखना तो हमने देख लिया। इस मेथड पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे आते हैं कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि अगर इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -4, सो राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स दोनों का सम कितना है, सम के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी ये हो गया -1, दोनों का सम कितना है -1। एक फॉर्मूला माइनस का माइनस एस एक्स है, दोनों का सम पहले ही -1 आ रहा है, तो ये माइनस एस एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट कितना है 12, लेकिन प्रोडक्ट है माइनस का। ओके जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आप लोग करके देखिएगा कि जब आप इसके रूट्स निकालेंगे यानी कि अल्फा बीटा निकालेंगे तो वो यही आते हैं या नहीं आते हैं। अगर यही आ गए तो हमारा इक्वेशन लिखने का मेथड बिल्कुल सही है। कैसे लिखा हमने, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि इनका सम माइनस में आ रहा था पहले, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया। और यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। आप करके देखिएगा ये जरूर। तो हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ, जो नेक्स्ट हम आपको सिखाने वाले थे। देखो करना क्या होता है कि अगर हमारे पास यही है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इसमें आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको वो मेथड ज़्यादा लंबा लग रहा है या हार्ड लग रहा है तो आसान तरीका क्या है कि इसमें देखिए, आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास क्या आया, मेरे पास आया जी 9x स्क्वेयर आया जी, 9x स्क्वेयर आया। अब मिड टर्म आपके पास है, इसे आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है कि वो एडिशन करने पर, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 9 ही आ जाए। तो 9 को आप देखो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, एक ही मेथड है। दूसरा है 9 इंटू 1। तो जब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे को 6 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x को मैंने लिख लिया 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
हमारा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों? 6x को लिख लिया, 3x प्लस 3x दोनों को ऐड कर दीजिए, वापस से 6x, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो देखते हैं अब क्या करना है। अब देखिए स्टार्टिंग में ये दो पार्ट देखिए और ये दो पार्ट देखिए, इनमें क्या हुआ कि इसमें मेरे पास कॉमन क्या है, मेरे पास है कॉमन x, और इसमें से एक x बच गया और ये 3 बच गया, इसमें से एक x बाहर आ गया। कैसे भाई? एक्स स्क्वायर को लिखता है x इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? x प्लस 3 बच गया। ऐसे ही सेम यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन है? 3, यहाँ क्या बच गया? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो टर्म बनी, ये एक तो ये और एक बनी ये, तो इसमें से आप क्या कॉमन है? ये वाली टर्म दोनों चीज में है, तो इसे कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 3 कॉमन, और यहां से क्या बचा? इस साइड से बचा x, इस साइड से बचा। ये आपका फैक्टराइजेशन का भी मेथड है, कई बार बोल देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए, तो ये डायरेक्ट फैक्टर्स में डिवाइड हो गई है, दो फैक्टर बन गए हैं इसके। फैक्टर क्या होता है? जिससे आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, हो गया। अभी निकालना क्या हमें? अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें, तो फैक्टर कितने हैं? दो फैक्टर है, एक ये और एक ये, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लीजिए। रख लिया कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सेकेंड पार्ट में भी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक बार तो x की वैल्यू आई -3 और सेकेंड टर्म में भी आई x की वैल्यू -3, ये भी हो गया। दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप चेक करके जरूर देखिएगा एक बार, d की वैल्यू निकाल लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। d क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? जो x के आगे मल्टीप्लाई में है 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। c की वैल्यू कितनी है? 9 है। ये आ गया 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यानी उस मेथड से भी अगर आप करने जाओगे तो क्या होगा? d की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, अल्फा बीटा इक्वल आएंगे, यानी ये मेथड भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही हवा बना रखा है, इजी सा मेथड है। दो मेथड है, उससे आप आसानी से जो आपको पसंद आए, इजी लगे, उससे आप क्वेश्चन को निकालिए, और दोनों ही तरीके हमारे सही है। तो चलिए इसके हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या होता है कि अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो क्या बताया था? इस मेथड का नाम एक है मिड टर्म सेपरेशन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये मेथड यूज करते टाइम एक चीज याद रखना है कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, 1 अपने आप हो जाएगा। तो अब क्या करना है? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना था, आ गया जी 10x स्क्वेयर आ गया जी हमारे पास। अब क्या करेंगे? 10 को देखो कि कैसे लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई के तौर पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 5 या 10 होता है एक मेथड, दूसरा 10 इंटू 1 होता है या 5 इंटू 2, ये तो दोनों एक ही चीज है। तो अब क्या था कि मिड टर्म को ऐसे दो फैक्टर के बीच में रखना था कि उसके सम करने पे हमारा ये है जो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 10 आ जाए। तो कैसे लिखेंगे? मेरे को ये दिख रहा है जी 5 और 2 वाला। 5 में जब मैं 2 ऐड करता हूँ तो 7 हो जाता है, और जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 10 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो रख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गलत हुआ? नहीं हुआ, क्यों? 7x को लिख दिया 5 प्लस 2, तो ये 5 प्लस 2 ऐड होके वापस से 7 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर। तो अब क्या करना था? पहली दो टर्म और लास्ट दो टर्म को देखिए, इनमें कॉमन क्या है हमारे पास। तो इसमें जी मुझे कॉमन दिख रहा है x है मेरे पास, और यहाँ बच गया x प्लस 5, और यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ दिख रहा है जी 2 कॉमन है, यहाँ इससे डिवाइड किया x, इससे किया तो 5 इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब अपने पास कितनी टर्म्स बन गई? दो बन गई, एक ये है एक ये है। इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन हमारे पास है x प्लस 5, तो जी x प्लस 5 तो आ गया कॉमन,
और यहाँ पे हमारे पास बच गया x और इस साइड से बच गया +2। प्लस या माइनस साइन का ध्यान रखना हमें, इक्वल्स टू 0। अब बन गए दो फैक्टर हमारे पास, दो फैक्टर बन गए हमारे पास, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को अलग अलग 0 लिखिए, दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि x + 5 इक्वल्स टू 0, सेकेंड में x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -2। ये दो वैल्यू मिल गई आसानी से हमारे पास। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। इसको भी एक बार डी वाले मेथड से चेक करके देखते हैं कि नेचर वही आ रहे हैं। अगर ये मेरा सही है तो मेरा आना चाहिए क्या, डी मेरा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन 0 में मेरे पास कंडीशन थी कि अल्फा और बीटा डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। याद नहीं है तो रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। कोई नहीं, हम चेक कर देते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे d हमारे पास होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है जो x के आगे मल्टीप्लाई में है, यानी कि 7। सो 7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 10 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस में 40, यानी कि वैल्यू आ गई d की 9। इसका क्या मतलब है, d ग्रेटर देन 0, जिसके लिए अल्फा और बीटा डिफरेंट रूट थे और रियल थे। ये भी सही है। अच्छा, दिमाग में एक कंफ्यूजन और आती है कि सर हमने इस मेथड से निकाले तो फैक्टराइजेशन हो गया, अगर हमने जो पहले मेथड किया था अल्फा बीटा निकालने का, इससे कि x इज इक्वल्स टू -b + -√d डिवाइडेड बाय 2a, तो उससे हम फैक्टर कैसे लिखेंगे, ये भी बात मायने रखती है। चलो देखते हैं। हमें गौर तो क्वेश्चन के हर पहलू पे करना पड़ेगा ना, वरना एक भी छूट गया तो टॉपिक गया। और इतना आसानी से पढ़ने में मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो चलना है, आसान शब्दों में सीखना है। तो देखिए, अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है, जैसे लेट कर लेते हैं 2 आ गई, बीटा की वैल्यू समथिंग -3 आ गई, तो अब आपको फैक्टर लिखने हैं ना। उस मेथड से डायरेक्ट फैक्टर आ रहे थे, उसके बाद आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहे थे। इसमें हमें अल्फा बीटा पता है, चलो ठीक है, इस मेथड से हमने निकाल लिए, कोई इक्वेशन थी हमारे पास, निकाल लिए हमने। अब हमें फैक्टर लिखने, तो क्या करेंगे, फैक्टर लिखने के लिए x, यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे माइनस, इंटू x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी साइन चेंज करके लिखना है। x प्लस समथिंग फैक्टर यही बनेंगे, देखो कि x समथिंग यहाँ आएगा इंटू x समथिंग यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, जो आपकी अल्फा की वैल्यू आई है ना, उसका साइन चेंज करके रख दीजिए। जैसे मेरा 2 आया था तो मैंने -2 रख दिया, मेरा वहां पे -3 आया था तो मैंने यहाँ पे +3 रख दिया, साइन चेंज करके रखना है। फैक्टर्स आसानी से निकल के हाथ में आ गए। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है जी, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसी में देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि x² - sx + p = 0, जहां पे s क्या था, s इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और p था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। एक चीज निकाल के देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आया। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, ये तो आ गया -1। अल्फा बीटा कितना आ गया, 2 इंटू -3, ये आ गया -6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का हमारे पास तरीका क्या है, तरीका तो ये है, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, s की जगह s की, ये क्या था s, ये है p, p की जगह p की, तो x² माइनस s की वैल्यू कितनी है -1 इंटू x, प्लस p की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल्स टू 0। तो x², ये हो गया माइनस माइनस प्लस x, और ये हो गया -6 इक्वल्स टू
0। इक्वेशन लिखी गई, ठीक है जी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हमने रूट वगैरह देखे, इसके फिर रूट्स निकालने देखे, अल्फा बीटा उनकी प्रॉपर्टीज देखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लगभग हमने 2 तरीके पूर्णतः सीख लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए।